कार्यक्रम में सब किसान भाई बहन के मंगरा भाई का जोहार और साथ में केतकी का भी प्यार भरा जोहार। हाँ तो किसान भाई बहन, हम लोग बगैर देरी किए चलते हैं देखने के लिए कृषि समाचार। तो आइए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में पशुपालन विभाग द्वारा लागू है विधवा सम्मान योजना। रामगढ़ के बीचा में कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन और ड्रिप इरिगेशन में फायदेमंद साबित होता है प्लास्टिक मल्चिंग। और अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा राज्य में विधवा सम्मान योजना के तहत बकरा इकाई वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्राम सभा द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत उस गांव के सर्वाधिक बेसहारा विधवा का चयन कर अनुशंसा की जाती है, जिस पर संबंधित जिला के उपायुक्त का अनुमोदन जरूरी होता है। चुने गए लाभुक को 4 ब्लैक बंगाल बकरी और 1 ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा 100% अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। पिछले दिनों रामगढ़ के बीचा पंचायत में कृषि मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साव ने किया। मेले में विभिन्न स्टॉलों पर उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर जिले के कई पदाधिकारियों सहित आसपास के कई गांवों के किसान भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। राज्य के जो किसान सब्जी फसलों की खेती टपक सिंचाई विधि से कर रहे हैं, वो इस तकनीक से और अधिक लाभ उठाने के लिए 25 माइक्रोन मोटे प्लास्टिक से मल्चिंग का कार्य भी करें। प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग करने से मिट्टी में पर्याप्त नमी मौजूद रहती है, कीटों का प्रकोप नहीं होता है और फसल में खरपतवार भी नहीं लगता है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत भी होती है। 1 एकड़ खेत में प्लास्टिक मल्चिंग लगाने पर कितना खर्च आएगा, इस संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई तकनीक लगा हुआ है तो आप जो है 25 माइक्रोन का जो है आप मल्चिंग का प्रयोग अपने खेत में कर सकते हैं और इसका जो है लागत लगभग 1 एकड़ में 16,000 रुपया आएगा। जो किसान असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से बेहतर उपज पाने के लिए HDR 77, K8027, C306 या बिरसा गेहूं 3 में से किसी एक का चयन करें। गेहूं की समय से बुआई करने के लिए नवंबर के प्रथम पखवाड़ा तक फसल लगा देना चाहिए। बुआई में प्रति एकड़ की दर से 50 किलो बीज का उपयोग करें और पौधों के बीच 20 से 22 सेंटीमीटर की दूरी रखें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान HDR 77, K827, C306 या बिरसा गेहूं 3 नामक उन्नत प्रभेद का चयन करें। इनकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान कृषि यंत्र मल्टी क्रॉप थ्रेसर की मदद से धान, गेहूं जैसे कई फसलों की कटाई और दौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। अब बारी है एक सफल किसान से मुलाकात की, तो आइए चलते हैं किसान के पास। सफल किसानों की कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हैं जिनकी कामयाबी का राज है कृषि कार्यों में कोई कोताही न बरतना, किसी भी फसल के हर कार्य को पूरी शिद्दत के साथ पूरी करना। तो आइए इनसे मिलते हैं। मेरा घर गिद्धौर है। मेरा पिताजी खेती करते थे, हम लोग भी करते हैं खेती। यहाँ ससुराल ने भी आके विकास करके बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, सब अच्छा सा परिवार रहते हैं, खाते पीते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम की मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 5200 रुपए, गेहूं 1500 रुपए से 2100 रुपए, चना 3800 रुपए से 4300 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6800 रुपए, दाल मसूर 4600 रुपए से 5400 रुपए, दाल चना 4700 रुपए से 5500 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9400 रुपए, चीनी 3325 रुपए से 3450 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1500 रुपए और प्याज 4200 रुपए से 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में हम लोग मौसम के बारे में जाने, मंडी का भाव हम लोग देखें और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी और खबर भी हम लोग देखें, जाने, समझे। हम आगे क्या जानकारी लेकर के आएंगे केतकी भौजी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जानकारियों का सिलसिला तो हमारा शुरू हो ही चुका है। अभी प्याज के साथ साथ सारी सब्जियां रुला रही हैं मौसम खराब होने की वजह से। यही बात ठको हम बोलने जा रहे थे, लेकिन एकदम आप पॉइंट पे आ गए। नहीं, तो आप बोलिए, आप क्या इस पे नहीं, आप आ गए हैं तो बोलिए। नहीं, अभी जो फैलिन तूफान आया था उसकी वजह से जो सब्जियां बर्बाद हुई हैं, हमारे किसान भाई बहनों को भी काफ़ी परेशानी हुई है और साथ ही साथ हम सब्जी खाने वालों को भी जो सब्जियां हैं उसकी कीमत आसमान छू रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हम कौन सी सब्जी खाना शुरू कर दिए हैं? अभी सब महंगा हो जाता है तो आलू एकदम जमा के खाते हैं। बिल्कुल सही, अभी हम सबसे ज़्यादा आलू ही खा रहे हैं। तो आज हम आलू की ही बात करते हैं। बात ये करेंगे कि आलू सब्जी माने कि सब्जी फसल आलू हम लोग खेत में लगाए हैं तो किसान हम लोग ये दिक्कत में फंस जाते हैं कि आलू तो लगा दिए, लेकिन उसमें जब कीड़ा मकोड़ा आक्रमण कर देता है ना तो सब एकदम चौपट। बिल्कुल, कैसे उससे बचाव किया जाए, उसकी देखभाल कैसे की जाए, इसकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आइए इसकी जानकारी के लिए हम लिए चलते हैं आपको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी के पास। अभी हैं हम प्लांडू के प्रांगण में और अब आपसे चर्चा करेंगे आलू में होने वाले कीट और उसका नियंत्रण, जिसकी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि आलू में होने वाले कौन कौन से कीट हैं?
जैसे आपने पूछा है कि आलू में कौन कौन से कीट लगते हैं, किसान भाई बहुत कम ध्यान दे पाते हैं कि उसमें कौन सा कीट लग रहा है, क्योंकि कीट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका उपज कम कर देती है। अगर हम बात करते हैं कीट में, तो आप सबसे पहले जब आलू की बुआई करते हैं उसके कुछ दिन बाद में उसकी पत्तियां सिकुड़ना शुरू करती हैं। अगर हम सिकुड़ती हुई पत्तियों को आराम से पास से देखेंगे तो उसमें माहू कीट है, जिसको माहू है, और ये पत्तियों को सिकुड़ा देता है। और आपका अगर आप पत्तियों का से भोजन नहीं बन पा रहा है तो आपका उपज कम होगी। पहला माहू हो गया है। दूसरा एक और मेजर कीट है कि आप देखते हैं कि जब सुबह खेत में जाते हैं तो आपका प्लांट सरफेस से कटा हुआ मिलेगा आपको। जो पौधा है वो सरफेस से कटा हुआ मिलता है। आप सोचते हैं कि क्या है, क्योंकि उसमें लगता है कटवर्म। कटवर्म को हम नहीं पहचान पाते हैं। ये कीट रात को निकलता है और जहाँ से ज़मीन से जुड़ा हुआ तने का भाग होता है वहाँ से काट करके उसको गिरा देता है, तो इसलिए इसको कटवर्म बोलते हैं। ये बहुत मेजर कीट है। इसके बाद में एक कीट आता है कि जो पत्तियों को खाता है, पत्तियों को खा करके आपको डंठल छोड़ता है। इसको तंबाकू का कीड़ा होता है, जो इसमें आपके आलू में इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ जो यहाँ पे झारखंड में कुछ कुछ एरिया हैं वहाँ पे ये कीट लगता है। इसके बाद में है जो एक कीट है कि आपका प्लांट कुछ दिन बाद में सूख जाता है। बारिश के बाद में जब आप देखते हैं, पहली बारिश के बाद में तो जो प्लांट है वो पूरा आपको सूखा हुआ मिलता है। अगर उखाड़ते हैं तो उसमें जड़ नहीं मिलती है, उसमें लगती है सफ़ेद लट। तो ये सफ़ेद लट है जो जिसकी वजह से आपका ये प्लांट सूखता है। और इसके बाद में हम एक बीमारी के बारे में भी एक बताना चाहूँगा, चर्चा करूँगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि किसान शिकायत करते हैं कि उनका आलू तोड़ने के बाद में सड़ता है। तो जो सड़ने का रीज़न है वो है बीमारी, जो आपके खेत से शुरू होती है। आपको स्वच्छ आलू दिखते हैं, लेकिन जब आप उसका भंडारण करते हैं तो उसके बाद में लगता है कि इसमें बीमारी अब शुरू हुई है। ऐसा नहीं है, उसमें बीमारी आपकी जो पछेती झुलसा है वहीं से शुरू होती है। तो किसान भाई उसका भी ध्यान दें। सर, तो आपने कीट के बारे में बताया, तो अब किसान भाइयों को ये भी बताएं कि उसका नियंत्रण कैसे करें, क्या उपाय करें कि वो इन सब से बचे। जैसे मैंने बताया है कि माहू जो आपका लाही कीड़ा है, जिसको आप लाही कीड़ा बोलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए आपको स्प्रे की ज़रूरत है। अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं, छिड़काव करना चाहते हैं लाही के लिए, तो आप कॉन्फिडोर को जो 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करके, या रोगर को 2 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके आप एक स्प्रे करेंगे। जब आपका पौधा छोटी अवस्था में है उस समय उसके एक छिड़काव की ज़रूरत है। उस छिड़काव से आपका लाही जो कीड़ा है वो नियंत्रण हो जाएगा। दूसरे जो कीड़े की हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो काट के गिरा देता है ज़मीन से, वो कीड़े और जो सफ़ेद लट है, दोनों कीड़ों के लिए आपको एक ही उपचार करना है। उन दोनों का उपचार आप अगर कीटनाशियों के द्वारा करना चाहते हैं, कीटनाशकों के द्वारा, तो सबसे पहला है कि आप क्यूनेल फॉस जो डस्ट में मिलता है, या फिर आप क्लोरपायरीफॉस, दोनों का प्रयोग करने का तरीका है कि क्यूनेल फॉस को आप 25 किलो डस्ट 1 हेक्टेयर के लिए लीजिए। जो ग्रेन्यूल्स हैं उन ग्रेन्यूल्स को लीजिए और आप जो आपका रेत है उसमें मिला करके आप उसको बुरक दीजिए। जब आपको लग रहा है कि कटना शुरू हुआ है तो 25 किलो डस्ट को आप रेत में मिला करके आप उसमें बुरकाव कर दीजिए और उसके बाद में सिंचाई कर देंगे। तो इसके बाद में ये आपका जो कीड़ा जो अंदर छुपा हुआ है वो मर जाएगा। इससे आपका सफ़ेद लट और जो कटवर्म है दोनों, क्यूनेल फॉस, अगर क्यूनेल फॉस नहीं मिल पा रहा है तो इस स्थिति में आप क्लोरपायरीफॉस को भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरपायरीफॉस आपका 4 से 5 लीटर 1 हेक्टेयर के लिए चाहिएगा, जो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपके पास में सीमित जगह में आपने आलू की बुआई की है तो उसमें भी जो कटवर्म है उसको ढूंढने का अच्छा तरीका है कि जहाँ पे ढेले हैं मिट्टी के, उन ढेलों के नीचे आपको एक कीड़ा मिल जाएगा। तो इसको हाथ से भी आप हाथ से मैकेनिकली जिसको बोलते हैं, हाथ से आप इकट्ठे करके आप मार सकते हैं। ये हो गया कटवर्म और सफ़ेद लट के लिए। सफ़ेद लट का सबसे अच्छा तरीका एक और है कि आप अपने खेत में लाइट ट्रैप, जो जिसको प्रकाश पास बोलते हैं, 1 हेक्टेयर में अगर एक जगह आप लाइट लगाएंगे, जो बल्ब जो आपको मार्केट में 200 वाट का जो बल्ब मिलता है उसको आप लगाएंगे तो उसमें उसके कीट आपकी तरफ उसके आकर्षित होंगे। आकर्षित करने के बाद में आप नीचे केरोसिन का पानी भरा हुआ टब में पानी भर दीजिए, उसमें आके आपका कीट आकर्षित होगा और गिर के मर जाएगा। तो ये दूसरा एक अच्छा तरीका है जिसके द्वारा हम सफ़ेद लट और जो कटवर्म है दोनों को आप नियंत्रण कर सकते हैं प्रकाश पास का प्रयोग करके। अगर इस स्थिति के बाद में जस्ट ये दोनों कीट हो गए हैं, अगर
तीसरा आपको चाहिए कि स्पोडोप्टेरा, जिसकी मैं बात कर रहा था, तंबाकू का कीड़ा, अगर वो भी आ रहा है तो इन्हीं क्लोरपायरिफॉस में से आप अगर 2 ml को 1 लीटर में मिला करके स्प्रे कर रहे हैं तो वो भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। मार्केट में उसके लिए फेरामोन ट्रैप्स भी हैं जो फेरोडिन के नाम से मिलता है, वो भी आप 1 हेक्टेयर में 10 फेरामोन ट्रैप्स लगा करके आप उनकी तरफ आकर्षित करके इस कीट को मार सकते हैं। तो ये सारा जब नियंत्रण करेंगे तो आपको मुझे विश्वास है कि इससे आपकी उपज बिल्कुल ज़्यादा बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया स्प्रे करने के बारे में, छिड़काव के बारे में, तो उसका कोई उपयुक्त समय है क्या कि इस समय देने से अधिक लाभ होगा? हाँ, जैसे आपने बात की है कि जैसे उपयुक्त समय की बात की है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपका आलू के सड़ने का बताया था मैंने, आलू के सड़ने का सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय है वो आप देखते हैं कि भंडारण के बाद में आपका सड़ता है, लेकिन जो उपयुक्त समय है वो उस सबसे अच्छा उपयुक्त समय है कि आप बीज को ही उपचार करके बोएं। जब आप बेविस्टिन से बीज उपचार करके बोएंगे तो आपका अगेती झुलसा और पछेती झुलसा वो वहाँ पे नियंत्रण होगा। अगर आपने बीज उपचार नहीं करके बोया है तो एक बेविस्टिन 2 ग्राम को 2 से 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कीजिए जब आपका पछेती झुलसा आ रहा है, क्योंकि जस्ट आपकी जब आलू पकने की स्टेज में होता है तो आप समझते हैं कि आपकी पत्तियां मुरझा करके पकने से गिर रही हैं। ये ऐसा नहीं है, वो होता है कि आपकी उस बीमारी से जो पत्तियां नीचे गिर रही हैं वहाँ से उसके स्पोर्स जा करके उसको आपके जो कंटामिनेट कर देते हैं आलू को, वही आलू आप ले जाके स्टोर में रखते हैं तो वो सड़ने लगता है। तो इसके लिए आप वहाँ पे 2 से 2.5 ग्राम बेविस्टिन मिला करके स्प्रे करें। अगर ये नहीं है तो अपने घरेलू जैसे चूना 2 किलो चूना और 2 किलो ब्लू कॉपर, दोनों को अगर ओवरनाइट अलग अलग बकेट में आप उनको भिगो लीजिए और सुबह जब जो उनका रस निकला है उस रस को 2-2 किलो का आप अलग अलग जो रस निकला है उसको मिला करके आप 50 लीटर पानी में मिला दीजिए दोनों को, और 50 लीटर को फिर 100 लीटर में बना करके आप उसका स्प्रे करिए। इस स्प्रे में आप जस्ट सिंपली 10 शैम्पू की पुड़िया और मिला दीजिए और ये स्प्रे कीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इस आलू को आप स्टोर कीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आलू नहीं सड़ेगा इससे। और जैसे और भी जो स्प्रे हैं वो आपको टाइमली स्प्रे करना है कि आपका कीड़ा जब एक पर्टिकुलर स्टेज आर्थिक स्थिति से ऊपर जा रहा है तो आप स्प्रे कीजिए, उससे आपका कीट नियंत्रण होगा। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी जानकारी दी, आप बाद में उपचार करें उससे पहले आप अपने बीज का ही उपचार कर ले तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया हमारे विशेषज्ञ बाबू हम लोगों को सुझाव दिए और बताएं कि अगर आलू फसल में कीट लग जाए तो कैसे उसका बचाव किया जाए। बिल्कुल, अगर हम बढ़िया जानकारी नहीं दिलवाएंगे तो हमारे किसान भाई बहन इतने चाव से हमारा कार्यक्रम नहीं देखेंगे और इतनी अच्छी खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक जानकारी और लगे हाथ हम लोग अपने किसान भाई को देते हैं, और वो जानकारी ये है कि रबी का मौसम आ चुका है तो इसमें दलहनी फसलों की भी खेती की जाती है। हम करते हैं, हम करेंगे। तो दलहनी फसल में कई सारे दलहनी फसलें हैं, तो इन अलग अलग दलहनी फसलों के लिए कौन कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार से अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे दलहनी फसलों में जीवाणु खाद का प्रयोग। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अरविंद मिश्रा। जीवाणु खाद का मतलब है ये दलहनी फसलों को जब आप उखाड़ते हैं तो उनके जड़ में एक गांठ सी होती है और उस गांठ को यदि आप चीर कर देखें तो कुछ उसमें आँख से तो बहुत कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक गांठ टाइप का दिखता है। इस गांठ में राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं और इस जीवाणु की खासियत ये है कि ये जीवाणु वायुमंडल में जो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है उस नाइट्रोजन को भोजन के रूप में ये ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके हमारे जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को फिक्स करते हैं। ये इसी को कहते हैं जीवाणु खाद, जो जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रोजन का भोजन करके जो खाद बनाया जाता है, इसलिए इसको जीवाणु खाद कहते हैं। अब बात ये उठता है कि ये जीवाणु खाद का क्या महत्व है और दलहनी फसलों में क्यों
जीवाणु खाद का हम प्रयोग करें। बात रही कि दलहनी फसल का उत्पादन, आपको मालूम है कि दिनों दिन घटते जा रहा है। दलहनी फसल का उत्पादन घटने को रोकने के लिए अब हमें इन जीवाणु खाद का प्रयोग दलहनी फसल के बीज उपचार के लिए करनी है। और बीज उपचार करने से दलहनी फसल को क्या लाभ होता है, इन पे मैं पुनः चर्चा कर रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह से हम इन जो राइजोबियम कल्चर जिसको कहते हैं, जीवाणु खाद कहते हैं, इस राइजोबियम कल्चर का बीज उपचार के लिए दलहनी फसल में किस तरह से प्रयोग करेंगे। एक बर्तन में 200 ग्राम गुड़ ले लें, उसमें 1 लीटर पानी के साथ उबालें। उबलने के बाद घोल बनाएं और घोल जब ठंडा हो जाए तब उसमें 2 पैकेट राइजोबियम कल्चर को मिला दें। घोल में राइजोबियम कल्चर मिल जाने के बाद 1 एकड़ दलहनी फसल की बुआई के लिए जितनी बीज की आवश्यकता होती है उतनी बीज को किसी पेपर पे किसी ठंडे जगह में रखकर इस घोल के साथ हम मिलाते हैं। घोल से मिलाकर बीज के ऊपर जब इस घोल का परत चढ़ जाता है तो इसे ठंडे में सुखाते हैं और ठंडे में सुखाने के बाद तब ये बीज उपचार जीवाणु खाद के द्वारा दलहन फसल का बीज उपचार हो गया जो बुआई के लिए तैयार है। तब इसको मुख्य खेत में इसकी बुआई करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस जीवाणु खाद के प्रयोग से क्या क्या लाभ है। तो सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि इस जीवाणु खाद के प्रयोग से प्रत्येक जो एक एकड़ ज़मीन है उसमें कम से कम 40 से 50 किलो दलहनी फसल में नाइट्रोजन का खेत में फिक्सेशन हो जाता है, खेत में इतना स्थिर हो जाता है, ज़मीन को इतना नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो करीब करीब 80 से 120 किलो यूरिया प्रति एकड़ में जितना लाभ पहुंचाता है उतना लाभ इस जीवाणु खाद के प्रयोग से खेत में मिलता है और इससे उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। दलहन के उत्पादन में 20 से 25% का बढ़ोतरी दर्ज देखा गया है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद का प्रयोग जो हमारे किसान भाई करेंगे तो ये किस समय और कितनी मात्रा में करेंगे ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसका प्रयोग करने का जब भी वो बुआई करेंगे दलहनी फसल का, जैसे अभी रबी का आपका अक्टूबर माह है, शुरू हो गया है, अभी इस माह में ही चने की बुआई होनी है, मसूर की बुआई होनी है, चने, मसूर, मटर, ठीक ना, ये जितनी दलहनी फसल है सारे की बुआई इसी माह में होनी है। इन बुआई करने के पहले हमारे किसान को चाहिए कि वो जो है राइजोबियम कल्चर का जो पैकेट है वो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, उनको समय से अभी आज ही उनको राइजोबियम कल्चर वहाँ से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि बुआई के समय उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और जो बताए गए तरीके हैं उस तरह से वो राइजोबियम कल्चर से अपना बीज उपचार करके यदि खेत में लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उनके उत्पादन में वृद्धि होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई जो खाद मिलते हैं बाज़ार में उसका प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं और जीवाणु खाद जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है और इससे कितनी उपज हमारे किसान भाइयों को मिलती है। देखिए, यदि जीवाणु खाद की बात करें तो ये बहुत सस्ता, सबसे सस्ता उर्वरक यदि कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम लगती है। 1 एकड़ में यदि आप जीवाणु खाद का बीज उपचार करने के लिए चाहिए तो 200 से 400 ग्राम में हो जाता है, जबकि रासायनिक उर्वरक इसके तुलना में काफ़ी महंगा है और उसकी काफ़ी मात्रा आपको मात्रा लगती है और उसके लिए नगद पैसे खर्च करने पड़ते हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरक के लगातार प्रयोग से हमारे भूमि जो हमारे मिट्टी की जो दशा है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो जाता है, उसमें भी काफ़ी बदलाव देखा जाता है। जबकि जैव उर्वरक जो हमारे जो जीवाणु खाद हैं इनके प्रयोग से आप अपने खेत में जब जैव उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो ये एक बहुत सस्ता, सुलभ और
बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है और इससे किसान कम लागत में अपने खेत से रासायनिक उर्वरक को बहुत कम मात्रा में कम करते हुए अपने खेती के उपज को बढ़ा सकते हैं, दलहनी फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। साहब यहाँ आप बता रहे राइजोबियम कल्चर की, तो क्या हर दलहनी फसल के लिए एक ही प्रकार की होती या भिन्न भिन्न प्रकार की होती, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जरूर जरूर। देखिए, दलहनी फसल के लिए राइजोबियम कल्चर जो है, प्रत्येक दलहनी फसल के लिए अलग अलग जाति के राइजोबियम की जाति उपजाति हैं और हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के में ये राइजोबियम कल्चर हमारे किसान भाई जब चने की बुआई करनी है तो उनको ये बताना है कि चने के लिए हमें राइजोबियम कल्चर की जाति चाहिए। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में सभी दलहनी फसल एवं तिलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर की जो उपजाति है, जो अलग अलग दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों के लिए बनाई गई है, वो उपलब्ध है और किसान को मांगने के बाद वो सुलभ से उनको उपलब्ध हो जाएगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जीवाणु खाद के प्रयोग के बारे में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आपने देखा कि डॉक्टर अरविंद, हाँ भाई, कितना बढ़िया जानकारी हमारे विशेषज्ञ बाबू ने हमें दिया कि दलहनी फसलों में खाद का किस तरह से उपयोग करना चाहिए और क्या प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आज के अंक में हमको ऐसा लग रहा है कि अब समय शेष होने वाला है। बिल्कुल हमारा समय हो चला है, तो आप फटाफट पता नोट कर लीजिए। कागज कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान हो या आपका सुझाव हो, अब खतों के द्वारा ही हम आपस में जुड़ पाते हैं, इसीलिए खत अवश्य लिखिएगा। अब इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।